भील प्रदेश टाइम्स न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, हम इस वक्त चिकली ब्लॉक से अनिल भाई कटारा है उनके निवास स्थान पर पहुंच रहे हैं और हम उनसे मिलना के लिए जा रहे हैं। पता नहीं गेट बंद है, कोई है या नहीं है। ये इनका निवास स्थान है। नमस्ते। नमस्ते। हाँ, अनिल भाई जो कटारा हैं उनके घर यही है? यही है, कहाँ रहते हो? ये पास में है, थोड़े आगे जाओ। अच्छा, ये इनका मकान है। यहाँ 3 बच्चे बैठे हुए, उनसे पूछेंगे हम। अनिल भाई का घर कौन सा है? ये वाला है? हाँ, कहाँ गए वो भी? अंदर है कहाँ है? अंदर। अंदर है। क्या नाम है बेटा आपका? मिथिल राज कटारा। आपका? यशराज कटारा। क्या करते हो? 6th क्लास में पढ़ता हूँ। अच्छा, कौन सी स्कूल में? न्यूचल स्कूल कुआं। अच्छा, बहुत बढ़िया। आपका क्या नाम है भैया? गौरव कटारा, क्या करते हो? क्लास 7 में, अच्छा, कौन सी स्कूल में? न्यू वे सेंट्रल सेकेंडरी स्कूल पालोदा। चलो, बहुत बहुत अच्छी बात है। पढ़ाई करते रहना, ठीक है? अनिल भाई कैसे हो? जोहार सर, जोहार जोहार जोहार। कैसे हो? बस बढ़िया। बिल्कुल सर। हम पधारे हैं आज आपके निवास स्थान पर। धन्यवाद। बहुत दूरी से आए हुए। बिल्कुल सर। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त हम चिकली ब्लॉक के अनिल भाई कटारा के निवास स्थान पर आए हैं। इनका नाम अभी काफ़ी सुर्खियों में रहा है और ये नाम इतना सुर्खियों में क्यों रहा है और इनका जीवन संघर्ष और इनके जीवन परिचय के बारे में जानना चाहेंगे। सर्वप्रथम सर आपका नाम बताइए। जी, सबसे पहले तो आपके चैनल भील प्रदेश टाइम्स को जोहार। हमारी ओर से भी आपको धन्यवाद। थैंक यू। मेरा नाम अनिल कुमार कटारा है। पिताजी का नाम शंकरलाल जी कटारा। गांव मेरा मिठलेबड़ी, ग्राम पंचायत कुआं और ब्लॉक चिकली। अच्छा, धन्यवाद। आप इस राजनीतिक करियर में आए, इससे पहले आपके जीवन परिचय में बताइए, आपकी जो पढ़ाई स्तर कहाँ तक से कहाँ देखिए, तक? ऐसा है कि मेरा जो जन्म हुआ, मेरा जन्म मेरे गांव में नहीं होकर के मेरे फादर की उस टाइम पे पोस्टिंग थी। मेरे पिताजी है आयुर्वेदिक विभाग में थे और उस टाइम पे उनकी जो पोस्टिंग थी वो डूंगर सारण में थी। ग्राम पंचायत डूंगर सारण, जो यहाँ से तकरीबन 12-13 किलोमीटर पड़ता है। तो मेरा जन्म वहाँ हुआ है। मेरा जो प्रारंभिक जीवन है और प्रारंभिक जो मेरी पढ़ाई है वो भी डूंगर सारण स्कूल में हुई थी। 4th कक्षा तक मैं वहाँ पढ़ा। अच्छा। और उसके बाद मैं कुआं आया। कुआं में मैं 6 महीने के करीब पढ़ा हूँ। बालिका विद्यालय करके एक हमारा विद्यालय था। अच्छा। उसमें। हाँ। और उसके बाद हमारे फादर का ट्रांसफ़र हो जाता है मारवाड़ में। अच्छा, मारवाड़ में किस जिले में? मारवाड़ पाली ज़िले में। और ये अपने रोहट तहसील थी और उसमें एक गांव था दीवानदी करके, एक गांव था जो जोधपुर के जो सीमा है उसके बहुत करीब था। वहाँ मैं 7वीं तक पढ़ा और 7वीं के बाद में स्थानीय हमारे जो विद्यालय कुआं, तो 7वीं से 10th तक मैंने अपना जो पढ़ाई है वो कुआं में की। और इसके बाद 10वीं पास हुआ मैं। उसके बाद मैं खड़गदा चला गया गोवर्धन विद्या विहार में और वहाँ मैंने कनिष्ठ उपाध्याय, वरिष्ठ उपाध्याय, शास्त्री, आचार्य मैंने वहाँ किया। और तकरीबन 8-9 में मैंने अपना शिक्षा शास्त्री B.Ed किया था। और ये मैंने पढ़ाई तो यहाँ तक। ये जब पापा का जहाँ जहाँ ट्रांसफ़र हो रहा था, आपको वहाँ वहाँ ले जा रहे थे, तो आपको कहीं अटपटा नहीं लग रहा था ये क्या हो रहा है हमारे साथ? ये भाषा की दिक्कत आ रही थी, एरिया की दिक्कत आ रही थी। पर उस टाइम पे क्या है, 4th क्लास में था मैं। मतलब मेरा जो बचपन ही था उस टाइम पे, 7वीं 8वीं तक थे, तो उतना वो ज़्यादा मेरे को अटपटा सा नहीं लगता था। और जब समझदार हुए तो वापस अपने एरिया में आ गए थे, तो मुझे ऐसा नहीं लगा कभी भी। और जहाँ पर भी जाता था अच्छा ही लगता था और मैं सेट भी हो जाता था हर जगह। आपके अंदर समायोजन की भी प्रवृत्ति है। चलो, अच्छी बिल्कुल, बात ये है। मान सकते हैं अपन। हाँ, हाँ। तो इसके बाद आप बताओ, ये जो शादी का सिलसिला वो कब चला? मैं B.Ed करके घर पे आया था और उस टाइम पे अपने जो कहीं पर भी अपन माने परिवार का यही माहौल रहता है, बच्चा डिग्री करके आ गया है तब उसको शादी करा देनी चाहिए। हाँ। और परिवार ने सबने मेरा संबंध बेसरा किया, बेसरा बढ़ा। और 5 मई 2011 को मेरा विवाह हो गया था। अच्छा। और आज तकरीबन शादी के 14 साल हो रहे हैं और मेरे 2 बच्चे भी हैं अभी। अच्छा, और बड़ा बच्चा 6th क्लास में पढ़ता है अभी। हाल ही में उसका नवोदय विद्यालय ठाकेड़ा में सिलेक्शन हुआ। बहुत बहुत अच्छी बात है। जैसे आप यहाँ तक पढ़े और जो आपकी शादी भी हुई, तो शादी का जो मामला है वो लव मैरिज वाला है क्या अरेंज मैरिज वाला है? अपन ये मान सकते हैं कि लव मैरिज मान सकते हैं, क्योंकि हमारी कॉलेज लाइफ में ही दोनों की मुलाकात हुई थी और ये सिलसिला आगे बढ़ा। और
आज हम दोनों एक जीवन साथी हैं। तो घर वालों ने ये नहीं कहा कि नहीं भैया अपने तो हमारी सबसे नहीं, चलेंगे? ऐसी नौबत नहीं आई, कभी नहीं आई। अच्छा। हमने जो कहा वो घर वालों ने माना। स्कूली जीवन काल में आपके साथ ऐसा कोई हादसा हुआ जो आज भी आपकी कानों में गूंज रहा या फिर याद है आपको? ऐसा विशेष देखो, छोटे मोटा तो होता रहता है, पर ऐसा विशेष कोई हादसा नहीं हुआ है जिसको अपन याद कर अच्छी सकते। बात है। फिर आप जो पढ़ाई की, शादी की, तो फिर राजनीतिक करियर का मोड़ आया, उसके बारे में बताइए। देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। मैंने बीएड के बाद 1-2 साल मैंने तैयारी भी की, कंपटीशन एग्ज़ाम भी दिए, और मेरा रुझान यही था कि मैं गवर्नमेंट जॉब में जाऊंगा, क्योंकि फैमिली में सब कहीं न कहीं गवर्नमेंट जॉब में ही थे। पर साथ ही एक मन के अंदर ये भी था कि हम लोग समाज के लिए कुछ करें। तो हमारा जो जन जागरण पहले से ही चल रहा था, और आदिवासी एकता परिषद है, और इसके अलावा कई संगठन थे, और दादा को मैंने मेरे बचपन से ही दादा को मैं सुनता आ रहा था। ये दादा कौन दादा हैं? बबर दादा फरमा। अच्छा। तो उनसे मैं काफ़ी प्रभावित था, और उनको बड़े बड़े स्टेजों पे मैं सुनते आ रहा था। और धीरे धीरे फिर हमारा आदिवासी परिवार आया, तो उनका जो जन जागरण का जो तरीका था, हमारे जो लोगों के जो विशेषाधिकार थे, वही बातें बार बार आ रही थी, तो मैं इन चीज़ों से काफ़ी प्रभावित हुआ। और आपके ये जो चुनावी काल में या चुनावी जो राजनीति करियर स्टार्ट हुआ, उससे पहले आपके सामने कितने प्रत्याशी हुए थे? जैसे ही मुझे 2020 में पंचायती राज जिला परिषद चुनाव लड़ने का मौका मिला, तो मेरे सामने 2 प्रत्याशी थे। कांग्रेस से महेंद्र बरजोड़, जो पहले विधानसभा चुनाव लड़ चुके थे, और उस टाइम पे वर्तमान प्रधान भी थे चिखली से, और मैं बीटीपी समर्थित, मुझे टिकट मिला था, और बीजेपी से राजू भाई पाटीदार करके थे चिखली से। तो उस टाइम पे लोगों ने जो मुझ पे विश्वास जताया, और मुझे पूरा भरोसा था कि सामने चाहे कोई भी हो, पर मेरी जो आम जनता थी, हम जो सामूहिक रूप से सभी लोग काम कर रहे थे, उन पे भी भरोसा था, अपने आप पे भी भरोसा था कि हम लोग जीतेंगे, और हम अच्छे मतों से जीते भी सही। जैसे आप जिला परिषद सदस्य के रूप में चुने गए, उससे पहले यहाँ पे किस पार्टी की और यहाँ की जनता थी वो रुख कर रही थी? किस तरह का मैंडेट था यहाँ पे? देखो, जनता का रुख तो ऐसा था कि हमारे जो यहाँ जब चुनाव 2018 आता है, उससे पहले ही हमारा जो यहाँ जो जनता की जो भावनाएं थी, वो आदिवासी परिवार के प्रति ही थी। ऐसा क्यों था? क्योंकि हमने एक छोटा सा गांव का एक संगठन बना रखा था, जिसको हम युवा मंडल कहते थे, और हमारे जितने भी युवा भाई थे, हम पढ़े लिखे थे, बीए बीएड छोड़े थे, हम धरातल पे काम कर रहे थे कि हमको अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहना है। तो जैसे ही 2018 का चुनाव, उससे पहले ही हमने ये काम कर दिया था कि अपन को किसके साथ जाना है। तो जनता मतलब जैसे कि अपन कहते हैं अंधविश्वास, उसके प्रति वो नहीं थी। जनता जागरूक हो चुकी थी कि हमें कहाँ वोट देना और क्या करना है, उनको एडवांस पता था, पहले से पता था। और बात जब आपने पूछा कि भाई मैंडेट की जब बात आई मेरे लिए, तो मैं आपको बता दूं कि मेरा जो गांव है मीठी लिमड़ी, वहाँ पर आज तक कोई किसी भी मैंडेट से चुनाव नहीं लड़ा है, पहली बात था। और ये आदिवासी परिवार ने मेरे को पहली बार मौका दिया था, तो मैं आदिवासी परिवार का ऋणी रहूँगा कि आज़ादी के इतने सालों बाद किसी एक छोटे से गांव में मुझ पे विश्वास जताया, और मेरी जो कार्यप्रणाली थी उस पर विश्वास जता करके मुझे जिला परिषद की टिकट दी। और मैं आज भी प्रयास करता हूं कि उन्होंने जो मुझे दायित्व दिया है, उस दायित्व को मैं बखूबी निभाऊं, और कोई भी ऐसी शिकायत नहीं आने दूं कि जिस पर आदिवासी परिवार जो है वो मुझे मतलब कभी डांट फटकार लगाए। ऐसी नौबत में कभी नहीं आने दूंगा। जैसे कि आपके आदिवासी परिवार ने आपको चयन किया, तो उस टाइम पे आपके यहाँ मीठी लिमड़ी जो गांव है, उसमें माहौल कैसा था? ये मेन मुद्दे की बात आपने अब की है, क्योंकि मेरा जो गांव था, कई वर्षों से आस लगा के बैठा था कि कोई तो ऐसा होगा जो अपनी बात सुनेगा, और अपने यहाँ से भी प्रतिनिधित्व कहीं पंचायत समिति लेवल पे या जिला लेवल पे जाए। और मुझे इस तरीके का मौका मिला, और मेरे गांव में बड़ी खुशी थी। मैं आपको ये बता दूं कि मेरे गांव का मतलब 75 से 80 साल का वृद्ध व्यक्ति भी क्यों नहीं होगा, मेरा जो पैम्पलेट लेके दूसरे गाँवों में जाके उसने मेरा प्रचार किया था। अच्छा। हाँ, हमारे जो संगठन था, हमारे जो कार्यकर्ता थे ब्लॉक में, वो तो काम कर ही रहे थे, वो तो काम कर ही रहे थे, पर हमारे जो गांव का बुजुर्ग था, जिसको मतलब
एक गांव से दूसरे गांव में जाने में भी दिक्कत हो रही थी। वो भी जोश जुनून के साथ मेरा पर्चा लेके दूसरे गांव में जा रहा था कि आप लोग हमारा समर्थन करना, हमारे इस भाई हमारा जो बेटा है उसको जिताना। और मतलब जुनून था, उसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। आज भी मतलब मुझे गांव के जो बुजुर्गों को में जाके बैठता हूँ तो उन्होंने मेरे चुनाव के लिए मतलब हमारे गांव में 1 महीना लेट खेती की थी और उस साल लेट खेती करने की वजह से अच्छी फसल भी नहीं हुई थी। तो मुझे याद है वो चीज़ कि जो हमारे गांव के जो जितने भी लोग थे उनका समर्पण कैसा होगा, और उस चीज़ को मैं भूलूंगा नहीं। अच्छा, तो आदिवासी परिवार के चिंतन शिविर और जागरण के लिए किन किन क्षेत्रों में दौरा किया आपने? देखो, मैं बिल प्रदेश मुक्ति मोर्चा में था, प्रदेश प्रचारक के तौर पे था। तो हमको जहाँ जहाँ जिम्मेदारी दी गई उस जगह पे हम गए। अन्य राज्यों में भी हम गए, जैसे कि मध्य प्रदेश है, गुजरात है, अपना महाराष्ट्र है और दादरा नगर हवेली तक भी हम गए। इसके अलावा भी हम जहाँ पर भी हमको भेजा जाता था तो हम सामाजिक तौर पे कार्य करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। और आज भी जो भी हमको जिम्मेदारी दी जाएगी उस जिम्मेदारी को हम बखूबी निभाएंगे। जैसे राजस्थान में पहले ऐसी कोई छोटी मोटी घटनाएं घटित होती थी, तो आदिवासी परिवार के जरिए आपने ऐसा कोई काम किया जहां जिस घटना को न्याय मिला हो? हाँ, जैसे कि हम ये मान सकते हैं कि कई सारी ऐसी घटनाएं हुई, तो ज्ञापन देना तो हम हर जगह देते ही देते हैं। हमारी जो बिल प्रदेश मुक्ति मोर्चा की जो विंग है, सब लोग मिल करके डिसाइड करते और एक साथ सभी लोग हर ब्लॉक पर ज्ञापन देते हैं। तो एक मामला था कार्तिक भीलवाड़ा, कार्तिक भील के साथ जो अन्याय हुआ था। कार्तिक भील किस क्षेत्र में? सिरोही से आते हैं कार्तिक भील, और बड़े ही जोश जुनून वाले और हमारे एक बहुत ही ज़बरदस्त सामाजिक कार्यकर्ता थे। और उनके साथ एक अनहोनी हो जाती है और उनके न्याय के लिए सिरोही जिला कलेक्टर पर हमारे जो विधायक महोदय राजकुमार जी के नेतृत्व में 3 दिन तक हम जिला कलेक्टर पर धरने पे बैठे रहे थे। और उसके बाद भी अगर ज़रूरत पड़ी तो हम वापस भी गए थे और कई हद तक कुछ मांगे थी हमारी सरकार के द्वारा, वो कुछ मांगे मानी भी थी। इसी मामले को शांत होने के बाद उदयपुर में जो एक पूजा भेल करके मामला था, उसमें भी आप लोगों ने इन्वॉल्व किया था, उसमें आपकी क्या भूमिका रही? भूमिका तो ये मान सकते हैं कि अपने जैसे कि अपना जो संगठन काम करता है तो कहीं ऐसा अपन को जाना है, ऐसा मैसेज आता है तो अपन को जाना ही जाना है। हाँ, तो वो सामूहिक सबका प्रयास रहता है कि अपन किसी घटना को न्याय दिलाने के लिए अपनी जो जिम्मेदारी, अपनी जो हिस्सेदारी किस तरीके से दे रहे, और अपना तो वैसे कर्तव्य बनता है कि अपने समाज के साथ अगर ऐसा होता है, कहीं पर भी ऐसा हो, हम लोगों को जाके खड़ा रहना चाहिए। और आज उनके साथ हो रहा है, कल हो सकता है अपने किसी परिवार के साथ हो जाए, तो इस चीज़ों से कभी घबरा के अपन को घर पे बैठा रहना नहीं चाहिए। समय निकाल के अपने समाज के लिए भी कभी कभी काम करना चाहिए। जिला परिषद कार्यकाल के अंतर्गत आपने अपने स्वयं के गांव के लिए क्या करवाया है? मेरा जो स्वयं का गांव है, जैसे कि हमारा गांव बना था 100 साल से ऊपर होने जा रहे हैं, मेरा जो गांव बसा था, और इस गांव में मतलब आने जाने के लिए सड़क नहीं थी। मतलब यहाँ बाइक लेके भी आना दिक्कत वाली बात थी। और हमको कभी कोई किसी अचानक सा बीमार हो जाता है रात को, या बारिश का समय हो, तो फिर काफ़ी दिक्कतें थी। और हमारे गांव की सामूहिक जो मांग थी वो सड़क की थी। और मैं भी चाहता था कि सड़क होनी चाहिए, क्योंकि सड़क होगी तभी जा कर के कहीं न कहीं अपन कई समस्याओं से निजात पा सकेंगे। तो हमारी जो डिमांड थी सड़क के लिए, मैंने राजकुमार जी के सामने रखी और राजकुमार जी ने इस बात को माना। और राजस्थान की जो बजट घोषणा थी उसमें हमको सड़क मिली। और राजकुमार जी का मैं इस चैनल के माध्यम से भी धन्यवाद अर्पित करना चाहूँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये सड़क बनी वो आए नहीं है। अच्छा। तो एक बार इस सड़क से यहाँ पर आए, क्योंकि उन्हीं की देन है कि आज हमारे गाँव में हमारे सबके सामूहिक प्रयास से अच्छी सी सड़क है और लोग खुश हैं। आप बताइए, फर्स्ट संगठन था जिससे अपने राजनीतिक करियर हुआ, उससे पहले का आप किस संगठन से जुड़े? इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि हमने कभी किसी संगठन में काम नहीं किया। हम जो काम कर रहे हैं वो एक विचारधारा है, और वो आदिवासी परिवार की जो विचारधारा, उस विचारधारा से हम लोग इसलिए प्रभावित हुए कि उनमें जो बात आ रही थी सामने, वो विशेष करके हमारा जो आदिवासी समुदाय है उनके जो हक हकूक़ की बातें, अधिकारों की बातें हैं। और उनकी जो मेन थीम थी कि वैचारिक एकीकरण और सांस्कृतिक शुद्धिकरण, तो उन चीज़ों से हमें काफ़ी प्रभावित हुए। और जब से ये विचारधारा आई उसके साथ हम चल पड़े हैं, और अनवरत जब से विचारधारा आई तब से हम लोग काम कर रहे हैं। तो आप इस संगठन से रहे या इस विचारधारा जो आपका आदिवासी परिवार है उसमें रहे, इस संगठन में आपको किसी पद से नवाजा गया? देखिए, हम आदिवासी परिवार
जब से ये विचारधारा आई तो हम लोगों ने एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पे काम किया और गांव मोहल्लों में जाते थे, लोगों से संपर्क करते थे। तो एक सामाजिक आधार पर हम लोग काम कर रहे थे। तो 2018 के जो विधानसभा के चुनाव होते, उस चुनाव के बाद मुझे भिल प्रदेश मुक्ति मोर्चा का प्रदेश प्रचारक के तौर पर जो समाज की जिम्मेदारी दी गई, उस जिम्मेदारी को हमने स्वीकार किया और सामूहिक रूप से हमने प्रयास किया कि हम अपनी तरफ से समाज में जो भी देना चाह रहे हैं और समाज में जितनी भी जो बातें हैं, अधिकार है, उस संबंध में हमने जो भी आगे से दिशा निर्देश हमको मिल रहे थे उसके अनुरूप हम लोग काम कर रहे थे। आपने इस संगठन में आपको इस पद से नवाजा गया, तो उस संगठन में आपने कितने समय तक काम किया? तकरीबन मैंने 2 से ढाई वर्ष तक भिल प्रदेश मुक्ति मोर्चा के प्रदेश प्रचारक के रूप में मैंने कार्य किया और इसके बाद 2020 में पंचायती राज चुनाव आते हैं तो वहाँ मुझे कहीं न कहीं मौका मिला था। इसलिए मैं भिल प्रदेश मुक्ति मोर्चा की जो सामाजिक विंग है वहाँ से निकल करके पॉलिटिकल जो पंचायती राज चुनाव आ रहे थे उस तरफ मैं गया। तो आप उस संगठन के जरिए आप किस पद पर पहुंचे? आगे आपको किसी और पद दिया गया? जैसे कि हमारी जो राजनीतिक विंग है उन्होंने मुझे कार्यभार सौंपा कि आप चुनाव लड़ो, तो मुझे जिला परिषद सदस्य के चुनाव के लिए तैयार किया सिलेक्शन प्रणाली ने और मैं 2020-21 में जिला परिषद सदस्य का चुनाव लड़ा। आदिवासी जो परिवार है या आप कह रहे हो संगठन या फिर संगठन नहीं है, तो आपने इस संगठन को अपने चिखली ब्लॉक में किस तरह से प्रसारित किया? जैसे कि मेरी जो जिम्मेदारी थी भिल प्रदेश मुक्ति मोर्चा में, तो हमारी जो आदिवासी परिवार की जो विचारधारा थी, आदिवासी परिवार की जो विचारधारा, उसके साथ हम लोगों ने चिखली ब्लॉक के जो भी जिम्मेदार साथी थे, वडील थे, युवा साथी थे, हम सब ने सामूहिक रूप से जन जागरण करने का काम किया और हम लोग एक चैन के रूप में काम करते थे, मिलते थे, कोई भी मुद्दा हो उस पर डिस्कशन होती थी। डिस्कशन होने के बाद हम लोग गाँवों की ओर जाते थे और गाँवों में जा कर के हम जैसे कि युवा है, पढ़े लिखे जो हमारे साथी हैं, माताएँ हैं, बहनें हैं, बुजुर्ग लोग हैं, उनके बीच में बैठते थे और उनके साथ सामाजिक वार्तालाप करके हम लोग करते थे, उनको समझाते थे कि हमारे जो अधिकार हैं आज तक उनके लिए कोई आवाज़ नहीं उठा रहा और अपनी जो विचारधारा आई है आदिवासी परिवार की, उन्होंने ये बीड़ा उठाया है, तो आप भी हमसे जुड़े और जुड़ करके जो आज तक हमारे दबे कुचले जो लोग हैं, हमारे अधिकार हैं, वो दब गए, उन जो अधिकारों की हम लोग सब मिल के सामूहिक रूप से हम पैरवी करें। जैसा कि आपने बताया हमने सभी लोगों को जुड़ने का काम किया, लेकिन युवा कहीं ना कहीं भटके हुए हैं, तो आपने युवाओं को किस तरह से अपनी ओर कवर किया? युवा देखो, युवा अपन ये नहीं कह सकते कि युवा भटके हुए। युवा क्या है कि युवाओं का जो यहाँ का जो जैसा एनवायरनमेंट मिलता है, जैसा वातावरण मिलता है, युवा उस तरफ जा रहा था। आदिवासी परिवार की जो विचारधारा आई उसके बाद हम लोगों ने, जैसे कि हमारी जो सामाजिक विंग है, भिल प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा है, युवा मोर्चा है, मुक्ति मोर्चा है, उसके बाद हमारी महिला शक्ति है, तो हमने युवाओं को उस विंगों में जोड़ने की कोशिश की और जुड़ने के बाद हम लोग उनको जैसे कि ट्रेन करते थे कि भाई हमको अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहना है, हम लोगों को अच्छी पढ़ाई करनी है और कई सारी ऐसी बातें होती थी। तो युवा कहीं न कहीं इस विचारधारा से बहुत ही प्रभावित हो रहा था और अधिक से अधिक युवा हमारी जो विचारधारा थी उससे जुड़ रहे और अभी अनवरत रूप से जुड़ते जा रहे हैं। आपने युवाओं को जोड़ा, बूढ़े और वृद्ध माता बहनों को सबको जोड़ा, तो आपको जिला परिषद सदस्य के लिए चुना गया। जो अन्य पार्टी से जुड़े हुए थे, जैसे विपक्षी जितनी भी पार्टी है उनकी अपन नाम नहीं ले सकते, राष्ट्रीय पार्टी भी थी और स्थानीय पार्टी भी थी, तो उन बड़े बुजुर्गों को आपने किस तरह से अपनी ओर कन्वर्ट किया? चलो, ये आपका बहुत ही बढ़िया सवाल है। मैं उस बारे में ये कहना चाहूँगा कि जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि हम एक चैन के रूप में काम करते थे और कहीं एक जगह पर बैठ के हम डिस्कशन करते थे कि अपनी मतलब अपन गाँव में लोगों के बीच में जा रहे हैं, पर हमारे जो बड़े बुजुर्ग कहीं न कहीं कांग्रेस, बीजेपी जो पार्टियां हैं उनकी जाल में फंसे हुए हैं और उनको हम कैसे समझाएं। तो हमारी जो बातें हैं ले जा कर के, जैसे कि हम उन लोगों के बीच में जाते थे, उनके बीच में बैठते थे, हमारे जो सामाजिक वार्तालाप है वो करते थे और हमारे जो पुरखे थे, जो हमारा जो कला कल्चर था उसके अनुसार वो जीते थे। तो यही सब चीज़ें हमारे जो विशेष अधिकार है, हर चीज़ हम बताते थे, रहना, खाना पीना, हमारा जो रहन सहन है,
तो बुजुर्गों को समझाना इतना कठिन नहीं था, क्योंकि वो हमारी जो परंपरा है उसको अच्छी तरह से जानते थे और उनको भी कहीं न कहीं ऐसा लगता था कि नहीं, हम लोग गलत रास्ते पे जा रहे हैं और आदिवासी परिवार की जो विचारधारा आई है वो सही हम मार्ग पर जा रही है, तो वो लोग हमसे जुड़ रहे थे। और जब हमारा जो बुजुर्ग हमसे जुड़ रहा था तो मतलब वो जोश और जुनून के साथ हमारे साथ जुड़ रहा था। का आपने थोड़ी देर पहले बताया कि कार्यकर्ताओं ने सभी ने मिलकर मुझे जिला परिषद के लिए चुना, तो उन्होंने आपको किस उम्मीदों पर वोट देकर विजयी बनाया? देखो, मुझे सिलेक्शन प्रणाली ने चयन करके जिला परिषद सदस्य की जो हमारी टिकट होती है वहाँ तक लेके गए। तो मैं ये समझता हूँ कि हमने जो सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में मैंने काम किया था और हमारी ये समाज की सामूहिक जिम्मेदारी थी कि कहीं न कहीं हम लोगों को यहाँ तक जाना चाहिए, और उसके लिए सिलेक्शन प्रणाली ने हमारी जो जाजम व्यवस्था उन्होंने मेरा चयन किया। तो लोगों को विश्वास था, लोगों को पहले से विश्वास था कि आदिवासी परिवार जैसे चल रहा है, ये लड़के हैं जो काम कर रहे हैं, तो उनको हम पे कहीं न कहीं विश्वास था कि ये जीतेंगे तो हमारे लिए कुछ न कुछ तो करेंगे। क्योंकि हमारे इस क्षेत्र में जैसे कि पहले जो जिला परिषद सदस्य रहे हैं, पंचायत समिति सदस्य रहे हैं, MP MLA रहे हैं, तो लोगों को ये नहीं पता होता था कि जिला परिषद सदस्य का क्या काम है, पंचायत समिति सदस्य का क्या काम है। और जब से हमारी जो विचारधारा है उसके बाद लोगों को पता चला कि जिला परिषद सदस्य का क्या काम होता है, पंचायत समिति सदस्य का क्या काम होता है, तो हमने धरातल तक जा कर के लोगों को बताया कि भाई इन प्रतिनिधियों की ये जिम्मेदारियां होती है और आप इन जिम्मेदारियों के लिए उन प्रतिनिधियों से बात कर सकते हैं, तो लोगों को पता चला। अच्छा, जैसा कि आप जिला परिषद के चुनाव लड़े, आपके सामने ऐसे जो दिग्गज यहाँ के नेता थे, ऐसे कौन कौन से और कितने उम्मीदवार आपके सामने थे? देखो, जैसे ही मैं जिला परिषद के लिए मेरा चयन होता है चुनाव के लिए, तो मेरे सामने जो प्रतिद्वंदी थे, भाई बीजेपी से राजेश पाटीदार था और कांग्रेस से महेंद्र जी बरजोड़, जो कि उस समय जब मैं चुनाव लड़ रहा था उस समय पंचायत समिति चिखली के वो वर्तमान प्रधान थे और 2 बार वो विधायक प्रत्याशी भी रह चुके थे। तो कहीं न कहीं हमारे सामने भी एक चैलेंज था, क्योंकि इस क्षेत्र की चिखली ब्लॉक में वो जाना पहचाना नाम था, दबदबा भी था, और उसके सामने हम लोग जाके चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्षेत्र में एक ऐसा माहौल था कि क्या हम लोग कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो हमारी जो सामाजिक टीम थी, हमारा जो कार्यकर्ता था, हम सब में एक विश्वास था कि हम लोग जीतेंगे चाहे सामने कोई भी हो, और हम लोगों ने दबा के काम किया और उस गांव के अंतिम जो बैठा हुआ हमारा व्यक्ति वहां तक हम लोग पर्चा लेके अपना पहुंचे और लोगों ने भी हम पे पूरा विश्वास जिताया, और जब रिजल्ट आया तो एक शानदार रिजल्ट आया और हम जीते। तो लगभग आपके सामने इतने उम्मीदवार थे बड़े बड़े, तो आपको कितने वोटों से जीत हासिल हुई? तकरीबन मुझे उस टाइम पे जब जिला परिषद सदस्य बना तो 11,000 के लमसम मुझे मतदान मिले थे और मैं एक तरफा जीता था। लोगों का जो प्यार देखा, लोगों ने मुझ पे जो भरोसा जिताया, और मैं एक तरफा जीता था। आप एक तरफा जीते तो, और लोगों ने आपको अच्छे भारी मतों से जिताया भी सही, तो लोगों ने आपके अंदर ऐसी कौन सी खूबी दिखी, या फिर आपने चुनाव माहौल किससे पहले आपने लोगों के लिए किन मुद्दों पर आवाज़ उठाई थी? देखो, लोगों का विश्वास कहीं न कहीं इसलिए हम लोगों पे बना था कि जैसे कि हम लोगों ने ब्लॉक में हमारी जो टीम है, मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि मैंने ये काम किया, हमारी जो टीम है, हमारी जो विचारधारा है, उन सब ने हम लोगों ने मिल के इस ब्लॉक में मतलब हर वो काम किया था जो लोगों की डिमांड थी। जैसे कि सामाजिक स्तर पे कई सारे ऐसे मसले आते हैं, उन मसलों को भी हम लोगों ने सुलझाया था। लोग जब अपन को वोट दे रहे हैं तो कुछ न कुछ तो अपन में देखेंगे, और मैंने पूरा समय दिया। जैसे कि अभी भी मैं कभी भी कोई भी काम हो, तो अपने घर का कुछ भी काम हो, इम्पोर्टेंट भले भी काम क्यों ना हो, मैं छोड़ के चला जाता हूँ, क्योंकि मेरे लिए समाज पहले है। जीतने से पहले आपने सबसे पहले किन मुद्दों को जिला परिषद में रखा? देखो, हम लोग सामाजिक स्तर पे तो काम कर ही रहे थे, सामाजिक कार्यकर्ता भी थे, तो मेरे लिए ये भी चैलेंज था कि मैं जिला परिषद सदस्य का चुनाव तो जीत गया हूँ, अब मुझे क्या करना चाहिए। जब मेरी पहली साधारण सभा थी तो जिला परिषद से बड़ा सा एक लेटर आता है लिफाफे में, तो लेटर मैंने खोला, क्योंकि ये चीज़ें मैंने पहले देखी नहीं थी। लेटर खोला तो मेरे नाम से अच्छा सा एक लेटर था, बड़ा सा, उसमें लिखा हुआ था कि इस तारीख को आपकी साधारण सभा है, ये लोग मौजूद रहेंगे।
आपको आना है साधारण सभा में और निम्न मुद्दों पे बात होगी। तो मैंने भी मन ही मन ठाला, मैंने खंगाला फिर के इस क्षेत्र में ऐसा क्या है जिसपे मैं उस साधारण सभा में जाके बात रख सकूं, क्योंकि वहाँ साधारण सभा में जिला कलेक्टर भी बैठता है, एसपी भी बैठते हैं, जिला लेवल के जितने भी विभाग हैं उनके बड़े बड़े अधिकारी लोग बैठते हैं, प्रधान बैठते हैं और जिला प्रमुख, समस्त जिला के जो जितने भी राजनीतिक लोग हैं, बड़े लोग, सांसद से लगा करके छोटे प्रतिनिधि है, बड़े अधिकारी, सब लोग बैठते हैं। तो उनके बीच में रह के मेरा पहला अनुभव था कि मैं कुछ अच्छा रखूं। तो मैंने जो आसपास की, पहला मेरा अनुभव था, तो मैंने आसपास की जो छोटी मोटी समस्याएं, स्वास्थ्य संबंधी, शिक्षा संबंधी हैं, लोगों के मैं जाग के देखना चाह रहा था कि लोग क्या चाह रहे हैं। तो मैंने कई सारी ऐसी चीज़ें हैं, तो वहाँ जा कर के मैंने अपने हिसाब से जो भी मैं रख पाया मैंने वहाँ जाके रखा और अच्छा परफॉर्मेंस दिया था मैंने, और उसका असर भी हुआ। कुछ समय बाद मेरे को पंचायतों से सचिव, सरपंच, उन्होंने भी मतलब पॉजिटिव बात की कि अनुज जी आप गए, आपने अच्छी बात रखी। तो मुझे कहीं न कहीं एक और ऊपर लेवल का और भी थोड़ा कॉन्फिडेंस आया मुझे, और मैंने सोचा कि फिर मैं जब भी साधारण सभा होगी, मेरे यहाँ की जो जनता है उनकी जो भी डिमांड होगी वहाँ जाके दमदार तरीके से रखूँगा और पूरी पैरवी करूँगा कि कहीं न कहीं लोगों की समस्या को हल की जाए। आपने कहा कि हमने आसपास के क्षेत्र को ऑब्जर्वेशन किया, उसके बाद हमने जो भी मांगे थी हमारी वो हमने जिला परिषद में रखी। तो आपके द्वारा और आपकी जो जनता थी उनके द्वारा जो मांगे थी उनको आपने किस किस मांगों को पूरा किया? सर्वप्रथम देखो, सिंचाई से संबंधित थे हमारे क्षेत्रीय जो मुद्दे थे, उसके अलावा जैसे कि सड़क के हैं, शिक्षा का मामला है, और हमारे जो बेरोजगार युवा साथी हैं उनकी कुछ डिमांडें थी। तो पूरी कोशिश की है कि मैं कहीं न कहीं उनकी जो डिमांडें हैं उनको पूरा करूं, और कई हद तक हम सफल भी हुए। अच्छा, चलो बहुत अच्छी बात है। आपने जहाँ तक होता था जिला परिषद के कार्यकाल के अंदर उसके अंदर आपने बहुत अच्छा किया। चिखली क्षेत्र के अंदर शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आपने ऐसा कौन सा कदम उठाया जो युवाओं में और विद्यार्थियों में काफ़ी उत्साह दिखने को मिला? देखो, हमारा चिखली जो क्षेत्र है शिक्षा के स्तर पे डूंगरपुर ज़िले में पीछे माना जाता था, और यह बात कहीं न कहीं हद तक सही भी है। तो हम इस विचारधारा में घूमते तो हमारे अंदर ये भी ख्याल आता था कि इतना समय हो गया, 70-75 साल हो गए, और हमारे क्षेत्र में सरकारी कॉलेज क्यों नहीं? हमारे मन में ये विचार आते थे। इसके बाद हमारे मन में ये भी आता था कि हमारे जो बेरोजगार भाई हैं, पढ़ लेते हैं, कॉलेज कर लेते हैं, उसके बाद कंपटीशन की जो तैयारी के लिए जैसे कि उदयपुर है, जयपुर जा रहे हैं, तो ऐसी सुविधाएं हमारे इधर क्यों नहीं है? तो ऐसे कई विचार आते थे हम लोगों में। तो जब 2018 का चुनाव आया और राजकुमार जी जीत के विधानसभा जाते हैं, तो हमारी पहली डिमांड ये थी कि हमारे चिखली क्षेत्र में एक सरकारी कॉलेज आ जाए। तो हमारा जो संगठन था, हमारा जो बेरोजगार युवा भाई थे, हमारे जो जितने भी सामाजिक कार्यकर्ता, हम सब लोगों ने मिल कर के प्रयास किया, और हम पंचायत समिति में जाकर कॉलेज के लिए हम लोगों ने ज्ञापन भी दिए, कभी जिला मुख्यालय पे जाके देना पड़ा तो वहाँ पर भी दिए, और हमारे जो माननीय विधायक महोदय थे उन्होंने भी अथक प्रयास किए, और सबके सामूहिक प्रयास से, और विशेष करके राजकुमार जी का इसमें विशेष योगदान रहा, और चिखली क्षेत्र उनका आभारी भी रहेगा, क्योंकि हमारी जो शिक्षा के लिए जो मांग थी उन्होंने कहीं न कहीं पूरी करवाई, और आज अच्छा सा कॉलेज बन रहा है हमारे क्षेत्र में, और बच्चे कॉलेज में पढ़ रहे हैं, उनका समय भी बच रहा है, पैसा भी बच रहा है, और सब संतुष्ट है। चलो बहुत अच्छा आपने किया है। आज के जनरेशन में देखा जाए तो हर एक क्षेत्र में पानी की कहीं न कहीं समस्या है। आपके कार्यकाल में पानी के लिए कोई पहल की गई? पानी के लिए देखो, उससे पहले, पानी से पहले मैं एक जैसे कि शिक्षा का जो मुद्दा था उसमें हमारा एक चीज़ ये भी हुई थी कि हमारे जो साथी थे उनकी डिमांड थी कि हमारे यहाँ अच्छा सा कोचिंग संस्थान हो। तो उसके लिए भी हम लोगों ने सबने मिलकर पहल की, और हमारे जो विधायक महोदय राजकुमार जी, उनको बार बार हमने कहा और उन्होंने इस चीज़ को स्वीकारा भी, और उन्होंने हमारे भाइयों के लिए एक अच्छी सी व्यवस्था करवाई चिखली में, और वहाँ जाकर हमारे जो साथी थे उन्होंने तैयारी की। कुछ साथी आज गवर्नमेंट जॉब में भी उसी कोचिंग के माध्यम से गए हैं, 2-4 साथी सेकंड ग्रेड में हैं, और थर्ड ग्रेड में भी हैं। अच्छा। अब आप जैसे कि अभी आपका सवाल था कि पानी के लिए आपने जैसे कि, तो हम चुनाव लड़े उससे पहले ही, जैसे कि मैं जिला परिषद का चुनाव लड़ा उससे पहले ही, जब हम सामाजिक जन जागरण करते थे, फील्ड में घूमते थे,
तो सबसे बड़ी समस्या हमारी ये जैसे कि समस्या हर जगह थी। हम कोशिश भी करते थे कि लोगों को पानी अवेलेबल हो जाए, पर पंचकुंडी हमारा जैसे कि लिखतिया पंचकुंडी है, वहाँ का जो भूजल स्तर है वो 400 फीट से भी नीचे है। तो उस वहाँ के जो लोग हैं वो खेती भी नहीं कर पा रहे थे, कुछ हिस्सा था। तो हमने सोचा क्यों नहीं कभी ऐसा मौका मिले तो हम इनकी भरपाई ज़रूर करेंगे। और जैसे हम जिला परिषद में जीता तो मेरा पहला जो लेटर हेड से मेरा जो पहली मांग गई थी जिला कलेक्टर के माध्यम से सीएम को मैंने जो लेटर लिखा था वो उस क्षेत्र के बड़े एनीकट के लिए मेरी डिमांड गई थी। और इसमें राजकुमार जी ने भी अच्छी पैरवी की और ये काम हुआ और बड़ा एनीकट आया और आज बन के तैयार है। अगले साल बारिश हुई थी, थोड़ा बहुत पानी हुआ था। इस साल हम ये चाह रहे हैं कि अच्छी सी बारिश हो जाए, वो एनीकट पूरा भरे और वहाँ के जो लोगों की डिमांड है वो पूरी हो। आपने चुनाव जीतने के बाद क्षेत्र में धमाल मची हुई थी, ऐसा क्या मुद्दा था, हमें बताइए थोड़ा सा उसके बारे में। जैसे ही मैं चुनाव जीत के आया तो ये जैसे कि हमारे आंगनवाड़ी है, तो आंगनवाड़ियों में मैंने एक देखा कि आंगनवाड़ियों में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है। मेरे दिमाग में पहले से ही कहीं न कहीं ऐसा पहले से ही मुझे डाउट था कि यहाँ कुछ तो हो रहा है। तो मैंने मेरे हिसाब से मतलब उसकी पैरवी की, देखा, किसी को मैंने पता नहीं चलने दिया किसे क्या हो रहा है। तो कहीं न कहीं जो ठेकेदार लोग थे वो हमारे जो बच्चों के हमारे यहाँ क्या कुपोषित बच्चों को मतलब अच्छा पोषण मिले इसके लिए आंगनवाड़ियों में पोषाहार आता है। तो पोषाहार में कहीं न कहीं गड़बड़ी चल रही है। तो हमने फिर उसके बारे में देखा, तो हमने देखा कि भाई जैसे कि पोषाहार यहाँ किसी आंगनवाड़ी में 40 किलो आना चाहिए, तो वो 40 किलो ना दे करके वो लोग 15 से 20 किलो दे रहे थे और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को बेचारों को साइन करवा लेते थे पूरे का, और ये बड़ा घोटाला चल रहा था। तो इस चीज़ को हमने देखा और मैंने फिर साधारण सभा हमारी हो रही थी, मैंने जिला परिषद में इस मुद्दे को दबा के रखा और वहाँ से एक टीम गठित होती है। टीम गठित होकर के पूरे जहाँ इस क्षेत्र में, जबकि ये मुद्दा मैंने मेरे वार्ड का उठाया था, पर यह मुद्दा इतना ज्वलन हो गया कि पूरे राजस्थान में फैला और पूरे राजस्थान में आंगनवाड़ियों की जांच हुई, करोड़ों का घोटाला निकला था उस टाइम पे। और हमारे जो माननीय विधायक महोदय उनका भी इसमें बड़ा सहयोग रहा था, राजकुमार जी का भी, और हम सब ने मिलकर एक अच्छे से भ्रष्टाचारी का जो भ्रष्टाचार था वो निकाला था और करोड़ों का हमने निकाला था। तो कई हद तक अभी आंगनवाड़ियों में सुधार हो गया है। उसी बीच आपने एक और धमाल मचाया था, जैसे कि काफ़ी सुर्खियों में रहा था, उसमें आपके जो लैंप्स वाला कोई मुद्दा था वो क्या था, हमें उसके बारे में थोड़ी विस्तृत बताइए। देखो वो जैसे कि 2018 के चुनाव थे, उसके ठीक वो मामला आपके चुनाव से पहले हुआ था या फिर बाद में? वो मामला चुनाव से पहले का मामला है। और उस टाइम पे क्या हुआ था कि लैंप्स में जैसे कि सागवाड़ा लैंप्स है, अपने ये सागवाड़ा के पास मड़कोला में उस घोटाले का उजागर हुआ। तो मैंने उस चीज़ को सुना और पढ़ा भी सही। फिर मैंने खंगालने की कोशिश की हमारे कुआं लैंप्स में। मैं वहाँ गया, वहाँ मैंने खंगाला, तो खंगालने पर यह पाया कि यार जो लोग लैंप्स में कभी गए ही नहीं है, उन लोगों के लैंप्स में अच्छे खासे पैसे चढ़े हुए हैं लोन के माध्यम से। तो फिर हमने ई मित्र पे जाके पूरी जो सूचीकरण था पूरा निकाला, तो उसमें सैकड़ों लोग ऐसे हैं जो बेचारे कभी लैंप्स गए नहीं, उनके नाम से लोन चढ़ चुका था। तो हमने इस पर आगे जा कर के पहल की और कई सारे बेचारे अपंग थी, कुछ महिलाएं थी, कुछ बुजुर्ग थे और कभी वो जाके अंगूठा भी नहीं किया, ऐसे लोगों को लाखों रुपए चढ़ गए थे। और इतना बड़ा घोटाला था कि अगर ये घोटाला सक्सेस हो जाता तो यहाँ का जो किसान है वो बेचारा मर जाता, क्योंकि उसको पता ही नहीं था कि वो पैसा भरना है कि नहीं भरना है। जब डिमांड आती तो उन लोगों को गवर्नमेंट भरवाती। तो ये बहुत मतलब हाईलाइट हुआ था वो मुद्दा। और हमारे कुआं लैंप्स में उस समय 9 पंचायतें आती थी और 9 पंचायतों के काश्तकार थे। तो फिर हमने सभी जो काश्तकार थे उन सब तक सूचना की, लैंप्स में जाके हमने ताला लगाया और बड़ा ही हमने एक आंदोलन का रूप भी लिया था उस समय। और फिर भी ये लोग फिर रिकॉर्ड लेके चले गए, भाग के, ऐसा कुछ हुआ था। यहाँ लैंप्स में लोग लगा रहा, हम लोग कलेक्टर के पास गए, कुछ गाड़ियाँ भर के, वहाँ से हमने वहाँ ज्ञापन दिया और फिर वहाँ से हमने एसीबी में भी दिया और कई सारे लोग उसमें निलंबित भी हुए थे व्यवस्था पर। फिर राजस्थान की ये घटना है और हमने बड़े तौर पे उसको हाईलाइट किया था और जो हमारे काश्तकार थे उनको इस घोटाले से बचाया था। आसपास के क्षेत्र की जो जनता होती है
उनको अपने नेता से एक ही बात की अपेक्षा रहती है, जैसे सड़क, स्वास्थ्य, पानी, बिजली के लिए। तो आपने स्थानीय क्षेत्र की जनता के लिए सड़क के लिए कोई व्यवस्था करी? देखो, सड़क के लिए तो ऐसा है कि विभाग उसका अथॉरिटी है, और हमारे जो जनप्रतिनिधि हम लोग पहल करते हैं, जहाँ कहीं भी समस्या हो हम उनको लिखते हैं। पर आज हमने एक ऐसा सिस्टम बैठा के रखा है कि भाई कहीं पर भी किसी भी पंचायत में अगर सड़क की ज़रूरत हो, सब लोग बैठ के आम राय करके उस सड़क का नाम है वो हम विधायक महोदय के द्वारा उनको एप्लीकेशन देते हैं, और माननीय विधायक महोदय हैं वो अगर ज़रूरी है तो उस सड़क को सैंक्शन करा करके रोड का निर्माण करवा देते हैं। तो ये सड़कों वाले मामले में जैसे कि हमारा भी कई बार हम भी बात रखते हैं तो हमारी भी बात मानी जाती है। तो अपन ये नहीं कह सकते कि अपन ने ये सड़क कराई, वो सड़क कराई। हाँ, जहाँ ज़रूरत है वहाँ जाके खड़े रहें, जिससे बात करनी पड़े हमने की है, और कई सारी डिमांडें हमने पूरी भी करवाई। चलो, अच्छी बात है। आपने सड़क के लिए भी यहाँ के क्षेत्रों को जोड़ा गया सड़क के जरिए। स्वास्थ्य के लिए ऐसा कोई आपने कदम उठाया जैसे कि आसपास के क्षेत्रों को स्वास्थ्य की सेवाओं के लिए लाभ नहीं मिल रहा है और स्वास्थ्य के लिए कहीं दूर दूर क्षेत्र तक जा रहे हैं, तो आपके क्षेत्र में ऐसी कोई व्यवस्था आपने करवाई? देखा जाए तो स्वास्थ्य के मामले में हमारे यहाँ बहुत बड़ी समस्या है। ऐसा फैसिलिटी वाला एक भी ऐसा हॉस्पिटल नहीं है जहाँ पर इमरजेंसी में तुरंत उपचार मिल जाए। तो उसके लिए हमने कई बार प्रयास किए। हमारे माध्यम से भी हम जहाँ जिस विभाग का स्वास्थ्य विभाग के लिखना पड़े लिखा है, हमने कलेक्टर से भी अगर लेटर हेड से लिखना पड़े तो मैंने लिखा है, और एमएलए साहब से भी हम कई बार कह चुके हैं कि हमारे यहाँ पर स्वास्थ्य के मामले में मतलब जो उच्च स्तरीय उपचार मिलना चाहिए, एक तो वो नहीं मिल पा रहा है। तो उस मामले में अभी तक हम सफल नहीं हो पाए, ये सच्चाई है। क्योंकि हम जितने भी जनप्रतिनिधि हैं वो एक साथ आकर के खड़े हो जाए तो इस मामले में कहीं न कहीं हमको सफलता मिल सकती है। मेन हमारा अगर स्वास्थ्य स्वच्छ रहेगा तो हम आगे कुछ ना कुछ कर पाएंगे। और राजकुमार जी के तो हम बहुत आभारी हैं कि उन्होंने मतलब हमारे जो CSC चिखली है, हमारे जो क्षेत्र में उन्होंने एम्बुलेंस ली है, इमरजेंसी के लिए उन्होंने एम्बुलेंस ली, और उनसे जो हो सके उन्होंने किया है। और हम भी प्रयास करते हैं कि और भी उच्च स्तरीय जो उपचार है उसके लिए कुछ ना कुछ हो जाए तो बढ़िया है, और आने वाले टाइम पे हम लोग उस पर भी बड़ा अच्छा काम करेंगे, और इस क्षेत्र में ही वो सुविधा हमको मिल जाए जिसके लिए हमारे जो लोग हैं वो गुजरात दवाई कराने के लिए जाते हैं, तो उनको रोका जाए। क्योंकि वहाँ पर हमारे लोगों को लूटा जाता है, स्वास्थ्य के नाम पे अच्छा खासा पैसा हटा जाता है। तो इस चीज़ को रोकने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं, और थोड़ा समय तो लगेगा पर उसमें भी हम लोग कामयाब हो जाएंगे। हमने इस क्षेत्र में देखा कि अधिकतर जितने भी परिवार है वो अपने कृषि के आधार पर अपने जीवन यापन करते हैं। तो किसानों के हित में आपने कुछ ऐसे कदम उठाए जो आज तक भी आप सराहनीय के रूप में जाने जा रहे हैं? किसानों के लिए हम लोगों ने जैसे कि हमारे हर जगह किसान सेवा केंद्र है, वहाँ का जो अधिकारी है, मैं हमेशा संपर्क में ही रहता हूँ कि क्या क्या सुविधाएं किसानों को आप लोग दे रहे हो, कौन से बीज आ रहे हैं, खाद कैसे वितरण कर रहे हो, मतलब उनका जो लेखा जोखा वो भी मैं देखता रहता हूँ, क्योंकि किसान हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो जितने भी हमसे हो सके सरकार की किसानों के प्रति जितनी भी योजनाओं, उन योजनाओं के माध्यम से वो जो बीज है या किसानों को जो लाभ मिलना चाहिए वो पहुँचे, इसके लिए हम निरंतर प्रयास करते रहते हैं। और साथ में ही हमारे जो एक सिंचाई परियोजना है बेकानाका बांध, तो बेकानाका बांध से काफ़ी आसपास के जो गांव हैं, पंचायतें निर्भर करती है कि उसका जो जल है सिंचाई के लिए, अगर अभी 2 नहरें चल रही है वहाँ पर, तो वो नहरें थोड़ी और लंबी हो जाए तो और जो गांव है उनको भी लाभ मिल सके। तो हम लोग जैसे जिला परिषद बने थे उस समय उस नहर की हालत बहुत ही खस्ता थी, तो पानी जो आ रहा था वो भरने के बाद लीकेज था तो निकल जाता था पानी। तो हमने उसकी डिमांड रखी राजकुमार जी के, हमारे जो विधायक थे राजकुमार जी, उनको कहा कि ऐसी ऐसी स्थिति है और इसके लिए आप कुछ करें ही। तो उन्होंने वहाँ जाकर के पहल की और अच्छा खासा बजट दिया, उन्होंने 4 करोड़ का बजट दिया राजकुमार जी ने। और आज जो सुदृढ़ीकरण करना था नहरों का वो हो चुका है, जो बांध है वो भी व्यवस्थित बन गया है, और इस साल जो हमारे किसान हैं उनको अच्छा पानी मिलेगा ऐसा विश्वास है। बस हमको इंतज़ार है कि इस साल अच्छी सी बारिश हो जाए और ये बांध पूरा भरे, और बांध भरेगा तो हमारे जो किसान हैं उनके जो अनाज के कोठे हैं, हमारे जैसे दिल्ली भाषा में कहते हैं हम कबले भी अनाज से भरे, ये चाहते हैं।
आपने वो किसानों के लिए हमने 100 दिन के लिए भी मांग भी की थी 200 दिन वो भी आप बोलो। किसानों के लिए आपने ऐसा कौन सा जो तरीका अपनाया जो उनके लिए कहीं ना कहीं और कारगर साबित होता दिखाई दिया है? एक मुद्दा और भी था। मैं कुछ न कुछ सोचता रहता हूँ। अगर अकेला जब होता हूँ तो मेरे अंदर कुछ न कुछ विचार आते रहते हैं कि अपन क्या ऐसा करें जिससे हमारे क्षेत्र को, समाज को फ़ायदा हो। तो मेरे दिमाग में एक चीज़ ये आ रही थी कि हमारे जो आदिवासी समुदाय है, हमारा जो आदिवासी परिवार है, इसके अधिकतर जो लोग हैं हमारे, वो गुजरात पलायन कर जाते हैं। तो रोज़गार की तलाश में जाते हैं सब लोग, और ये स्वाभाविक है। कहीं न कहीं रोज़गार जब नहीं मिलता है तो लोगों का पलायन करना स्वाभाविक है, क्योंकि यहाँ पर हमारे रोज़गार के ऐसे अवसर नहीं हैं। तो उस टाइम पे मेरे दिमाग में है क्यों ना नरेगा एक ऐसा माध्यम है, तो उसके जो 100 दिन अभी मिल रहे हैं उसको बढ़ा दिया जाए। तो थोड़ा बहुत पलायन रुके। एक छोटी सी कोशिश थी। तो मैंने जैसे ही साधारण सभा थी हमारी, तो उस साधारण सभा का जो प्रस्ताव होता है उस प्रस्ताव में ये चीज़ मैंने दी कि हमारा जो नरेगा में 100 दिन है उसको बढ़ा करके आप 200 दिन का प्रस्ताव लें और आगे भेजें। वहाँ पर भी मैंने प्रस्ताव में लिया, और उसके बाद मैंने जिला कलेक्टर साहब हैं उनको भी, मेरे लेटर हेड से उनको मैंने ज्ञापन दिया कि आप भी सीएम साहब को इस लेटर को भेजें, क्योंकि हमारे जो लोग हैं उनको रोज़गार का काफ़ी अभाव है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब कांग्रेस सरकार थी तो 100 दिन बढ़ा करके मुख्यमंत्री कोष में जो 25 दिन बढ़ाए थे, तो कहीं न कहीं उसकी छोटी सी पहल हम लोगों ने की थी, तभी जा कर के ये 25 दिन बढ़े, ऐसा हम मानते हैं। तो उसके लिए भी हम लोगों ने ये प्रयास किया था और काफ़ी कारगर साबित हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने कार्यकाल के अंतर्गत जितना आपसे हो सके इतनी कोशिश की। युवाओं, विद्यार्थियों के लिए, अपने कॉलेज के लिए भी आवाज़ उठाई, ग्रामीणों के आसपास के क्षेत्रों में सड़कों के लिए भी आवाज़ उठाई। सड़कें लगभग बन चुकी हैं, हमने देखा आसपास में। किसानों के हित में भी आपने आवाज़ उठाई, जैसे कि आप बता रहे हो सिंचाई परियोजना की जो मुद्दा था वो भी हमने किया। उसके बाद इतना सब करने के बाद क्या आज या अभी वर्तमान समय में देखा जाए तो जनता इस कार्यकाल से आपसे संतुष्ट है या नहीं है? हाँ, ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि इतने सारे आपने काम किए तो जनता से भी तो कोई न कोई उम्मीद होगी आपसे। हाँ बिल्कुल। देखो, जनता है, जनता को एक आस रहती है, अपना जो जनप्रतिनिधि है उससे आस रहती है कि हमने जिस प्रतिनिधि को चुना है वो हमारे लिए कहाँ तक कारगर साबित हो रहा है और हमारे लिए क्या कर सकता है। तो अपन को भी कोशिश करनी चाहिए कि जनता की जो आस बनी हुई है उस पर अपन उनकी उम्मीदों पे खरा उतरे, और अधिकतम अपना जो समय है अपन को जो काबिल बनाने वाली जनता है तो जनता के बीच में हम रखें। तो मैंने कोशिश की है, मेरे इस जो जिला परिषद का अभी तक का जो कार्यकाल रहा है उसमें कोशिश की है, और जो भी डिमांड आई है उस डिमांड के प्रति मैं हमेशा सजग रहा हूँ। मुझे जहाँ पर भी जाना पड़े मैं जाता हूँ, जिस अधिकारी से बात करनी पड़े मैं करता हूँ। मेरे अंदर से ये एक आवाज़ आती है कि भाई तू कभी भी अपने जो जनता है, अपन को जो ऊपर उठाना है उसको कभी नाराज़ मत करना। और इसके अलावा भी मैं अपने आप में यह मानता हूँ, कहीं न कहीं मैं जो कर रहा हूँ उससे मैं तो संतुष्ट हूँ, ऐसा मेरा मानना है। फिर भी आप लोग मेरा जो वार्ड है वहाँ जाके पता कर सकते हो, वहाँ जाके कवरेज ले सकते हो कि क्या वास्तव में जनता संतुष्ट है या नहीं है। आपने जनता की जो हाव भाव थे वो भी जाने, आपने जनता के अंदर क्या, दिल के अंदर क्या होगा वो भी आपने अभी साझा किया। क्या भविष्य में आपको अगर जनता आगे कोई और पद से जिम्मेदारी देती है तो आप किन लक्ष्यों और किन मुद्दों को लेकर काम करोगे? देखो, जब आगे की कोई ऐसी बात आएगी तो वो जनता के हाथ में है। तो जनता अगर अपन को ऐसा मौका देती है तो मेरा टारगेट ये रहेगा कि हमारे, विशेष करके हमारे जो मूल अधिकार हैं आदिवासियों के, हमारे जो 5वीं अनुसूची 13(3) क की जब बात आती है उसमें भी कई सारे ऐसे प्रावधान हैं। हमारा जो विशेषाधिकार है, हमारी जो आरक्षण की जो नीति है उसके साथ जो छेड़छाड़ी हो रही है, और हमारा जो ये क्षेत्र है उस क्षेत्र की पैरवी के लिए मुझे जो भी करना पड़े मैं करूँगा। चलो, बहुत बहुत अच्छी बात। हाँ जी हाँ दोस्तों, ये हमारे साथ चिखली ब्लॉक के अनिल भाई जिला परिषद सदस्य थे। इन्होंने अपने कार्यकाल का पूरा ब्यौरा हमें बताया है, और उन्होंने अपने कार्यकाल में जितना हो सके उतना स्थानीय जनता को और आसपास के क्षेत्र की जितनी भी जनता है उनको पूरा अपने पद का और जो भी सरकार द्वारा जो भी योजनाएं लागू होती है उन सारी योजनाओं को धरातल पर लागू करवाने का अधिकतम सराहनीय प्रयास किया। तो साथियों, वीडियो को लाइक करें, अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जोहार। Subscribe now
and press the bell icon. Never miss an update.